मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ नर्व। अब आज हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि कैसे कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और उसका फिर कैसे वो कंडक्ट होती है, कैसे वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती है। नर्व इम्पल्स का मतलब क्या है? आपकी कोई भी नर्व इम्पल्स, मतलब कि बॉडी में कोई मैसेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो वो किसके थ्रू और किस रूप में और कैसे जाएगा, इस चीज़ की हम आज डिस्कशन करेंगे। और नर्व इम्पल्स उसी में काउंट होता है। इम्पल्स का मतलब होता है वो संदीपन या उद्दीपन, और नर्व मतलब तंत्र, वो तंत्रिका के थ्रू जाएगा ना, जो आपकी तंत्रिका तंत्र आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू। तो कहता है कि डिफरेंट स्टेज ऑफ द नर्व कंडक्शन, अलग अलग स्टेजेस हैं नर्व को कंडक्ट करने की। पहली स्टेज है पोलराइजेशन की, दूसरी डीपोलराइजेशन की और तीसरी रीपोलराइजेशन। समझ आ रही बात? मतलब आपने किसी भी संदेश को, किसी भी मैसेज को जब बॉडी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना है तो उसके लिए सबसे पहले नर्व की 3 कंडीशंस होंगी। डिफरेंट स्टेज ऑफ द नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन जो है वो 3 स्टेजेस में होता है। नर्व का कंडक्शन, समझ रहे हो कि आप जो नर्व को भेजोगे वो 3 स्टेजेस में होगा। नर्व कंडक्शन मतलब नर्व के थ्रू हो रहा है, इसलिए उसे कह रहे हैं नर्व कंडक्शन। समझ आ रही बात? तो कहते हैं 3 अलग अलग स्थितियों में होगा। पहली बात तो पोलराइजेशन होगी, दूसरी होगी डीपोलराइजेशन और तीसरी होगी रीपोलराइजेशन। चैप्टर आज बड़ा होने वाला है, स्लाइड आपकी, ये वीडियो आपकी काफ़ी बड़ी होगी, तो पानी और कॉफ़ी सब कुछ लेकर बैठे आप साथ में, ठीक है? तो वो कहता है कि पहले में होगा पोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग स्टेज, दूसरी होगी डीपोलराइजेशन यानी कि एक्साइटेड स्टेज, और रीपोलराइजेशन मतलब अगेन रेस्टिंग स्टेज। तो इन चीज़ों को आप याद रखें कि जब आपकी मेम्ब्रेन, किसी भी सेल की मेम्ब्रेन या आपकी जो नर्व की जो मेम्ब्रेन है, नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन है, अगर वो पोलराइज है मतलब कि वो आपकी नर्व सेल अभी रेस्टिंग स्टेज में। जब वो डीपोलराइज हो जाए, मतलब उसका जो चार्ज है वो गड़बड़ हो जाए, डीपोलराइज हो जाए, तो क्या वो तब कहने का मतलब है कि वो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है या आपकी जो नर्व सेल है वो कैसी एक्साइटेड स्टेज में, और रीपोलराइजेशन मतलब वो दोबारा से रेस्टिंग स्टेज में जा चुकी है या जा रही है। क्लियर होगी बात? अब जैसे ये मेम्ब्रेन है आपकी, दिख रही है आपको मेम्ब्रेन? ये मेम्ब्रेन है, ये उसका हेड है और ये उसका टेल पार्ट है। ये आपने पढ़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का आपने मॉडल पढ़ा होगा। तो इसमें उसने दिखाया होगा कि कैसे ये आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है ना, इंटेग्रल प्रोटीन। ये कौन सी है? इंटेग्रल। कौन सी प्रोटीन्स? जो बीच में लगी होती हैं मेम्ब्रेन के, है ना। एक इंट्रिंसिक और एक एक्सटर्नल प्रोटीन होती हैं जो एक बाहरी साइड पर लगी हो, चिपकी हो, एक अंदरूनी साइड पर चिपकी हो। तो आप देख रहे हो कि ये चैनल्स बने हुए हैं, और 2 तरीके के यहाँ पे मार्क दिख रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है वाइट कलर और एक ब्लैक कलर का मार्क दिख रहा है ना, ये वाइट वाले और ये ब्लैक वाले हैं। तो जो आपके वाइट वाले हैं उसमें सोडियम, पोटाशियम और एटीपीएस सब अंदर आ रहे हैं, है ना। और यहाँ आप देख रहे हो कि बाहर क्या है, लो पोटाशियम कंसनट्रेशन है, यहाँ अंदर लो सोडियम की कंसनट्रेशन है। समझ आ रही है? और ये क्या? चैनल प्रोटीन्स अलाउ द डिफ्यूज़न ऑफ आयंस। ये आपकी चैनल प्रोटीन्स हैं जिनके थ्रू इनकी आवाजाही हो रही है। कुछ चीज़ें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा रही हैं। मतलब आप ये मान लो यहाँ पर क्या, हाई सोडियम कंसनट्रेशन, यहाँ सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वो अंदर की तरफ मतलब इस साइड को क्रॉस कर रहा है। किस साइड क्रॉस कर रहा है? जहाँ पर सोडियम की कंसनट्रेशन, सोडियम आयन की कंसनट्रेशन कम है। तो ये अकॉर्डिंग टू कंसनट्रेशन, अकॉर्डिंग टू सांद्रता चल रहा है, ठीक। ये सिंपल डिफ्यूज़न है। और यहाँ पर पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इसलिए बाहर जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर वो कह रहा है या तो बाहर भेजना या अंदर भेजना, दोनों साइड जा सकते हैं। ये अंदर हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है,
ATPase एंजाइम लग रहा है, मतलब यहाँ पर एनर्जी देकर हम इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सोडियम या पोटाशियम का हम एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, मतलब सेल की नीड है कि उसको अगर अंदर दोनों चाहिए तो वो दोनों भेज सकता है थ्रू दी हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, ये जो एग्जांपल है ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन बन गई तो ये बाहर चलेगी, यहाँ ज़्यादा सोडियम आयन है तो अंदर आ गए। ठीक है, तो अब देखो क्या लिख रहा है, कहता है एक्टिव एंड पैसिव आयन मूवमेंट अक्रॉस द सेल सरफेस ऑफ एन एक्सॉन। वो कहता है ये जो आप ऊपर चीज़ें देख रहे हो, ये जो काम चल रहा है, ये एक्टिव और पैसिव आयन मूवमेंट्स है। एक्टिव और पैसिव आयंस का मूवमेंट है ये। एक होता है एक्टिव मूवमेंट, एक होता है पैसिव। एक्टिव में एनर्जी लगती है, पैसिव में एनर्जी नहीं लगती। तो एक्टिव में तो अपने आप अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर वो अंदर बाहर जा रहे हैं, और पैसिव में हमारी मर्जी है, हमें जहाँ नीड है हम अपनी एनर्जी दे के काम करवाएंगे। कहाँ हो रहा है ये, अक्रॉस द सेल सरफेस, सेल के सरफेस पर। वो भी सेल सरफेस किसका है, एक्सॉन का। एक्सॉन का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सॉन पता है ना आपको, नर्व सेल आपने देखी है। ऐसी होती है आपकी, देखिए ना, इस तरीके से आपकी होती है। तो ये एक्सॉन, ये नीचे वाले पार्ट होते हैं ना एक्सॉन। तो द मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड द एक्सॉन। वो कहते हैं इस मूवमेंट से, जो ये मूवमेंट होगा, आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार है, फॉर द जनरेशन ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड द एक्सॉन। इस मूवमेंट से क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा अंदर की तरफ, एक्सॉन के अंदर की तरफ। दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल, और इसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अभी हमने बात की थी, रेस्टिंग पोटेंशियल जब वो पोलराइज है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस थ्रू दी सोडियम पोटाशियम पंप आयन चैनल। वो कहता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हम सोडियम और पोटाशियम पंप का यूज़ करते हैं। ये सोडियम पोटाशियम पंप है, उसमें से बीच में से नहीं आ रहा, वो एक पंप जनरेट करता है, एनर्जी लगती है। आयन चैनल प्रोटीन्स अलाउ द पैसिव मूवमेंट ऑफ द आयन डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और एक दूसरा जो सिस्टम हमारा पैसिव मूवमेंट वाला, जिसमें जो हमारी आयन चैनल प्रोटीन्स होती हैं, वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं आइंस के। और वो कैसे काम करती है, डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जिस साइड कंसंट्रेशन, सांद्रता कम होगी उस टाइम वो आराम से जा सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है, ये तो हमारा चलने का तरीका है। बात क्लियर होगी। तो कहते हैं कि जब द मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड द एक्सॉन। आगे बात करते हैं। तो पहली हमारी स्टेज आ गई, पहली स्टेज आ गई। अब हम यहाँ सीखना है कि कैसे नर्व इम्पल्स, कोई संदेश कैसे चलता है, कैसे जाता है एक सेल के अंदर या सेल से बाहर, है ना। तो पहला होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है जब आपकी सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो वही वाला है, जैसे सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप में क्या हो रहा है, 2 पोटाशियम अंदर जा रहे हैं, 3 सोडियम आयन बाहर आ रहे हैं, ओपन। ठीक है, उसके बाद ये है वोल्टेज गेटेड चैनल, कैसा है, क्लोज्ड है। और ये आपका सोडियम पोटाशियम आयन चैनल ओपन। अब ये डायग्राम क्या कह रहा है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार नीचे चल के। कहता है न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल। कहता है जो न्यूरॉन्स होते हैं ना आपकी, जो नर्व सेल को कहते हैं, नर्व एक तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन्स कब बोलते हैं, जब आप ब्रेन के लिए स्पेशली अगर आप टर्म यूज़ कर रहे हो। कहते हैं न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन दी पोलराइज स्टेट। कहते हैं जो न्यूरॉन्स सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल, उनमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है, जल्दी उत्तेजित हो जाती है बाकी सेल्स की अपेक्षा। आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज, क्योंकि उनकी जो कोशिका भित्ति है, यानी उनकी जो मेम्ब्रेन है, वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। कैसी होती है वो, पोलराइज्ड स्टेट में, मतलब उसमें आवेश होगा, चार्ज होगा। डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों है, क्या आपको पता है। कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। कहता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आपको आयन चैनल्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे,
न्यूरल मेम्ब्रेन के ऊपर। दीज आइंस चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू द डिफरेंट आइन। और ये जो चैनल्स है ना, ये सिलेक्टिव परमिएबल है, मतलब कुछ विशेष प्रकार के आइंस को भी अंदर बाहर होने देंगे। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब कोई आपका न्यूरॉन जो आपकी कोशिश कोई किसी टाइप का संदेश कंडक्ट नहीं कर रही, उद्दीपन नहीं बना रही, दैट इज रेस्टिंग, यानी कि वो रेस्टिंग पीरियड में, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटाशियम आइंस। उस समय जो आपकी एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली किसके लिए ज़्यादा परमिएबल है? पोटाशियम आयन, एंड नियरली इम्परमिएबल टू द सोडियम आइंस, जबकि वो इम्परमिएबल है सोडियम आयन के लिए। कहता जब आपकी जो एक्सोन की मेम्ब्रेन या न्यूरॉन जब इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, तब जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, एक्सोन की जो कोशिका भित्ति है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा परमिएबल है, वो जाने देगी या आने देगी किसको? पोटाशियम आयन को, के पॉजिटिव आयन को, जबकि जो सोडियम आयन है उनको नहीं क्रॉस होने देती वो। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। वो कहता है इसी तरीके से जो कोशिका भित्ति है वो इम्परमिएबल है टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, किसी भी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। क्या कह रहा है कि सिमिलरली इसी तरीके से द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सो। जो अब एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म है उसे एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, तो बोला वो किसी भी नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल है। कोई भी प्रोटीन जो नेगेटिव चार्ज हो उसको बाहर नहीं जाने देगी। समझ आ रही बात? कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन। कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसी तरीके से जो एक्सोप्लाज्म किसे कह रहे हैं? जो आपके एक्सोन के बीच में जो भरा हुआ जो आपका साइटोप्लाज्म है उसे एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। कहता है इनसाइड द एक्सोन कंटेन हाई, उसमें आपको पोटाशियम आयन बहुत अधिक मिलेंगे, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। वहाँ पर आपको और क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेंगी और सोडियम आयन कम मात्रा में मिलेगा। इतनी बात समझ आ गई? इन कंट्रास्ट बोले इसके विपरीत द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन, जबकि एक्सोन के बाहर आपको पोटाशियम आयन कम मिलेंगे और हाई कंसंट्रेशन सोडियम आयन की मिलेगी, थस फ्रॉम ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस तरीके से वहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, मतलब पोटाशियम आयन अंदर ज़्यादा है और सोडियम आयन बाहर ज़्यादा है, दोनों अपोजिट है। These ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of the ion by the sodium potassium pump। कहता है ये जो आयनिक ग्रेडियंट बना हुआ है, आयनिक ग्रेडियंट मतलब एक सांद्रता बनी हुई है कि एक साइड ज़्यादा होना, मतलब सोडियम बाहर ज़्यादा है और पोटाशियम अंदर ज़्यादा है। ये जो मेंटेनेंस बनी हुई है मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, उसे मेंटेन कौन कर रहा है? ये जो आपका सोडियम पोटाशियम पंप है वो मेंटेन कर रहा है। देखो हिंदी वाले स्टूडेंट डरेंगे नहीं कि सर ये तो इंग्लिश हो रही है। आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते चलो साथ साथ में कॉपी पे, सर क्या बोल रहे हैं साथ में, ठीक है? आपके लिए सिंपल हो जाएगा। और वर्ड्स को वैसे रहने दो, जो टर्मिनोलॉजी है उसे वैसे रहने दो, बाकी जो बात है उसको हिंदी में लिखो। तो कहता है कि हो क्या रहा है, ये जो आयनिक ग्रेडियंट है, आयनिक ग्रेडियंट्स मतलब आयंस की जो सांद्रता बनी हुई है, एक बार उस तरफ ज़्यादा है और एक इस तरफ ज़्यादा, यानी जो पोटाशियम आयन है वो अंदर ज़्यादा है और जो सोडियम आयन है वो बाहर ज़्यादा है। तो कहते हैं इनको मेंटेन कौन करता है? हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप होता है, उसकी हेल्प से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन दोनों की जो सांद्रता है वो मेंटेन रखते हैं दोनों साइड, विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयन आउटवर्ड फॉर 2 पोटाशियम आयन इनटू द सेल। वो कहते हैं इस पंप की हेल्प से हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट दी, हम 3 सोडियम आयन को आउटवर्ड फॉर 2 पोटाशियम आयन इनटू द सेल, मतलब हम 3 सोडियम आयन बाहर फेंकते हैं, ठीक है? 3 सोडियम आयन को हम बाहर भेजेंगे और 2 पोटाशियम आयन को अंदर ले लेंगे। सोडियम पंप क्या करता है? इसको कैसे मेंटेन रखता है? तो कहता है कि हम जो हमारे पास 3 सोडियम आयन है उनको हम बाहर भेजते हैं आउटवर्ड और 2 पोटाशियम आयन को हम अंदर ले लेते हैं। तो ये अंगेज दिखा, जबकि अंदर तो ज़्यादा है, ठीक है? अंदर ज़्यादा है पोटाशियम आयन, लेकिन फिर भी हम ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप है। As a result, the outer surface of the axonal membrane possess a positive charge while its inner surface become the negatively charged
एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड। तो कहते हैं इस वजह से क्या होता है, जो आउटर सरफेस है एक्सोनल मेम्ब्रेन का, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वहाँ हम 3 सोडियम आयन बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, और तो वहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा चार्ज है, और जो इनर सरफेस है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, और इसलिए इस वजह से पूरी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड होगी। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हैज द रेस्टिंग पोटेंशियल। वो कहता है ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। मतलब आपकी जो ये मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये जो टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब बाहर और अंदर के की आपस में जो ये जो डिफरेंस जो जो भिन्नता आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड एट द रेस्टिंग पॉइंट पे, उसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, एंड दिस इज अबाउट -70 मिली वोल्ट, और ये लगभग -70 मिली वोल्ट के बराबर होता है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इनसाइड द सेल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, हम कंपैरिजन में ले रहे हैं कि बाहर ज़्यादा पॉजिटिविटी है इसलिए अंदर वाला नेगेटिव हो गया। समझ आ गई कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इनसाइड सेल जो है वो अंदर से नेगेटिव है बाहर के कंपैरिजन में रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। तो रेंज -60 टू -85 मिली वोल्ट, तो इस बीच में रेंज हो सकती है। अब बात करते हैं डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन क्या होता है? डीपोलराइजेशन का मतलब आप उस जो यहाँ पर जो चार्ज था, पोलराइजेशन मतलब बाहर अंदर था नेगेटिव, बाहर था पॉजिटिव, उसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो एक्शन पोटेंशियल इन एक्साइटिंग स्टेज, और आपको पता है डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, एक्साइटेड स्टेज। तो अब एक्शन पोटेंशियल मतलब अब कुछ काम करना, एक्शन का मतलब क्या होता है, काम, है ना। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये तो हमारे पास क्या था, पोटाशियम और सोडियम और पोटाशियम एंड चैनल्स में ऐसे काम होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन सोडियम फ्लड इनटू न्यूरॉन। वैसे तो सोडियम जो थे वो बाहर भेजे जा रहे थे, अब कह रहा है उनको अंदर लिया जा रहा है ना। तो अब यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। अब ये डायग्राम तो आपने देख लिया, आप हमेशा स्क्रीनशॉट लेते रखा करो, जो भी डायग्राम उनके स्क्रीनशॉट लो और अपने पास रख लो और सेव करो उसको। क्या बोल रहा है इस डायग्राम के अंदर वो हम देख लेते हैं। जो हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल है, जैसे आपने पीछे वाला भी देखा था, यहाँ हमने देखा था ये वाला, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी चाहे अभी लेना चाहते हो तो अभी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? ये अभी क्लोज है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो अभी क्लोज है, अभी सिर्फ सोडियम पोटाशियम पंप चालू है, ठीक है, रेस्टिंग पीरियड में। ये पंप होती, मतलब ये सब कुछ आपकी मेम्ब्रेन में बैठा है। नॉर्मल कंडीशन में ये पंप चल रहा है सिर्फ अभी सोडियम पोटाशियम, इसके हिसाब से आपके पोलराइज किया हुआ है। जब आप आगे सेकंड डीपोलराइजेशन कंडीशन में, तब क्या हो रहा है देखो। अब क्या होगा, वंस द इवेंट ऑफ द डीपोलराइजेशन हैज़ अकर्ड, कहता है जब कभी भी डीपोलराइजेशन वाला जो काम है वो स्टार्ट होगा, उस समय क्या होगा, अ नर्व इम्पल्स और स्पाइक इज इनिशिएटेड। उस समय आपकी एक नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगी, आपकी कोई एक मतलब ये कह सकते हो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई आपके पास बहुत लंबी पाइप है और अब उसमें फटफटाहट आ रही है, या है ना, तो उस तरीके से अब जान सी आई है। तो वो कहता है कि जब किसी नर्व इम्पल्स, कहता है जब कभी डीपोलराइज होगा, इसका मतलब क्या है, अ नर्व इम्पल्स और स्पाइक इज इनिशिएटेड, मतलब कि वहाँ पर एक उद्दीपन उत्पन्न हुआ है ना, नर्व इम्पल्स इनिशिएट हुई है। एक्शन पोटेंशियल इज अनदर नेम ऑफ द नर्व इम्पल्स, कहता है जो एक्शन पोटेंशियल है ना, वो एक नया नाम है नर्व इम्पल्स, मतलब नर्व इम्पल्स ही होती है। मतलब आपको ही लगता है कोई संदेश या कोई, मतलब आपका कोई भी चीज़ वहाँ से ऑरिजिनेट हुई है। तो एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, नर्व इम्पल्स को ही बोल सकते हो आप। दिस इज जनरेटेड बाय अ चेंज इन दी सोडियम आयन चैनल। ये क्यों जनरेट, ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, जब सोडियम आयन चैनल में कोई परिवर्तन हुआ। दीज चैनल एंड सम ऑफ द पोटाशियम आयन चैनल्स आर नोन एज ए वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वो कहते हैं इस टाइप के चैनल और कुछ जो आपके पोटाशियम आयन चैनल्स होते हैं उनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल भी कहते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल भी कहते हैं। मीनिंग दे कैन बी ओपन और क्लोज विद चेंज इन द वोल्टेज। इन रेस्टिंग स्टेज दी चैनल्स आर क्लोज ड्यू टू दी बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन। वो कहता है कि ऐसे तो आपके पास सोडियम और पोटाशियम पंप तो थे ही, सोडियम पोटाशियम पंप था आपके पास, ठीक, लेकिन कहता है इसके अलावा भी आपके पास पोटाशियम आयन चैनल्स और जो ये सोडियम आयन चैनल्स होते हैं, जिनको आप वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी कहते हो। क्या बोलते हैं, ये वाले जो चैनल है बीच वाले,
उन्हें कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या मतलब है? कहते हैं ये तभी ओपन होते हैं या क्लोज, ये तभी ओपन या क्लोज होंगे जब कभी भी वोल्टेज में परिवर्तन आए। क्या है? वोल्टेज के अंदर चेंज आए। जबकि इन रेस्टिंग स्टेज दीज चैनल्स आर क्लोज्ड, जबकि रेस्टिंग स्टेज में यानी कि जब पोलराइजेशन कंप्लीट है, डीपोलराइज वाली कंडीशन में इनका उनमें गड़बड़ होगी, जबकि ये पोलराइज कंडीशन में ये हमेशा बंद रहते हैं, क्योंकि कैल्शियम वहाँ पर कैल्शियम आयन प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन, क्योंकि उनसे कैल्शियम बंद रहते हैं। कहते हैं एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय अ सडन ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेट्स। ओपनिंग ऑफ द गेट इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन टू सोडियम आइंस विच एंटर बाय डिफ्यूजन। तो कहता है कि एक्शन पोटेंशियल एकदम से सडन से स्टार्ट होता है कब? जब सोडियम गेट ओपन हो जाए। उससे क्या होगा? जैसे ही ये गेट ओपन होंगे तो इस गेट के ओपन से सोडियम आयन की जो परमिबिलिटी है, मतलब एक्सॉन की मेम्ब्रेन, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयन के लिए परमिबल हो जाएगी, और सोडियम आयन बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये आ रहे हैं ना, अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, राइट। उससे क्या होगा? दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ द पॉजिटिव आयन इनसाइड, और इससे क्या होगा? अब अंदर की तरफ आपके पॉजिटिविटी बढ़ने शुरू हो जाएगी, जो पॉजिटिव आयन अंदर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आ चेंज ऑफ +10 millivolt in potential difference from RMP resting membrane potential through influx is sufficiently significant to trigger a rapid influx of sodium ion leading to generate a action potential। वो कहता है अगर आपका वो जो डिफरेंस था अगर वो 10 मिलीवोल्ट से ऊपर आ जाए, बढ़ जाए, मतलब माना कि पहले बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, और इनका आपस में डिफरेंस, मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस कितने का था? बराबर। अब जैसे अगर अंदर क्या हुआ? पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, और ये बढ़ते बढ़ते वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाए? 10 मिली वोल्ट, है ना, पॉजिटिव में। किससे? फ्रॉम द RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। तो क्या होगा? थ्रू इन्फ्लक्स इज सफिशिएंटली सिग्निफिकेंट टू ट्रिगर ए रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो ये इतना काफ़ी है कि जिससे सोडियम आयन का जो अंदर जो चीज़ें जो अंदर वो अंदर की तरफ आ रहा था उसके लिए सफिशिएंट है। उससे क्या होगा? जनरेट ऑफ, और इसी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। दिस चेंज ऑफ 10 मिली वोल्ट इज कॉल्ड द थ्रेश होल्ड स्टीमुलस। इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड स्टीमुलस। क्या बोल रहा है? आ चेंज ऑफ +10 मिली वोल्ट इन पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम RMP थ्रू इन्फ्लक्स इज sufficiently significant to trigger a rapid influx of sodium ion leading to generation of एक्शन पोटेंशियल। तो मतलब कि जब सोडियम आयन अंदर आए, उनके आने से जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो +10 मिली वोल्ट तक अगर बदल जाए, तो ये बदला हुआ जो 10 प्लस जो आपका है, इससे क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और यही एक्शन पोटेंशियल को हम या यही जो 10 मिली वोल्ट है उसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड स्टीमुलस। क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड स्टीमुलस। आगे देखते हैं। कहता एट द पॉइंट at the point where membrane यानी एक्सोलेमा is completely depolarized due to the rapid influx of sodium ion। तो कहता है कि उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये सारा काम हुआ है, तो मेम्ब्रेन के उस पॉइंट पर जहाँ पर सोडियम आयन अंदर घुसना शुरू हुए थे, वो कंप्लीटली कैसे हो जाएगी? वो पॉइंट कैसे हो जाएगा? डीपोलराइज। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इन्फ्लक्स का मतलब सोडियम लगातार तेजी से अंदर की तरफ आ रहे हैं। द नेगेटिव पोटेंशियल इज फर्स्ट कैंसल आउट एंड बिकम जीरो। सबसे पहले होगा जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो सबसे पहले कैंसिल होगा, फिर ज़ीरो होगा। तो जब माइनस से वो क्या हुआ? ज़ीरो, तो ज़ीरो पर क्या होगी? डीपोलराइजेशन। दिस एक्सोलेमा इज कॉल्ड एज एक्साइटेड मेम्ब्रेन और डीपोलराइज मेम्ब्रेन। तब जब वो जीरो पर आना शुरू हो जाए, वो जाएगा तो 10 तक जाएगा, है ना, +10 तक जाएगा, पर जीरो वाली संख्या प्लस में काउंट होती है। तो जैसे ही फिर तब हम उस एक्सोलेमा को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड मेम्ब्रेन और डीपोलराइज मेम्ब्रेन। ड्यू टू द फर्दर एंट्री ऑफ सोडियम आयन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओवरशूट। और उसके बाद भी अगर लगातार सोडियम आयन अंदर आते जा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे ओवरशूट बियॉन्ड दी जीरो एंड बिकम पॉजिटिव अप टू +30 to +45 मिली वोल्ट। और ये कब कहाँ से तक जा सकता है? 0 से 30 से 45 मिली वोल्ट तक जा सकता है प्लस में। दिस ओवरशूट पीक कॉरेस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन इनसाइड द एक्सॉन। ये जो ओवरशूट है इसकी जो पीक है वो किसके कॉरेस्पॉन्ड होगी, किसके बराबर होगी? जितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपकी सोडियम की आयन की अंदर जाती चली जाएगी, मतलब जितने सोडियम आयन मैक्सिमम जितना ऊपर तक चढ़ेंगे
उतना आपको ओवरशूट देखने को मिलेगा। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। इन दिस स्टेट द इनर सर्फेस ऑफ द एक्सोलीमा बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड आउटर सर्फेस बिकम नेगेटिवली चार्ज। और इस पॉइंट के ऊपर, इस स्थिति पर आपकी जो एक्सोन की अंदर वाली दीवार है वो तो हो जाएगी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और बाहर वाली कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। आउटर सरफेस बिकम नेगेटिव। ये समझ आ गई? तो पहले था वो पोलराइज, अब हो गया डीपोलराइज। डीपोलराइज क्यों हुआ वो आपको पता लगी बात। तीसरी कंडीशन आती है रीपोलराइजेशन, यानी अगेन द रेस्टिंग स्टेज। तो पहला आप ये सोडियम पंप थे और फिर वो खुलने के बाद अब कंडीशन आ गई रीपोलर। रीपोलराइजेशन में दोबारा से जो आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो बंद हो जाएंगे, और अब ये वाला खुलेगा वोल्टेज गेटेड पोटाशियम। ये वाला बंद हो गया। पहले था वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए थे, अब वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन होंगे। कब? जब रीपोलराइजेशन करवानी है। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? कहता है द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। वो कहता है ये जो द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। जो ये जो आपने देखा कि एकदम से जो सोडियम आयन अंदर आना शुरू हुए, उसकी जो मेम्ब्रेन थी हमारी एक्सोलेमा, उसकी जो परमिबिलिटी थी सोडियम आयन के लिए बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन द परमिबिलिटी ऑफ पोटाशियम आयन। तुरंत ही क्या होगा? उसी दौरान क्विकली उसके बाद जैसे सोडियम आयन की परमिबिलिटी बढ़ी थी वो तो रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तुरंत ही परमिबिलिटी शुरू हो जाएगी पोटाशियम आयन के लिए। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पोटाशियम आयन डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन। वो कहता है कि जैसे ही ये काम हुआ कि सोडियम आयन अंदर आने शुरू हुए थे और आपकी जो मेम्ब्रेन थी वो डीपोलराइज हो गई थी, तुरंत बाद क्या होगा? पोटाशियम आयन के लिए अब चैनल ओपन हो जाएगा और पोटाशियम आयन बहुत तेज़ी से अंदर से बाहर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसे हो जाएगी? रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल। वो अपने आप को वापस उसी कंडीशन में रेस्टिंग वाली पोटेंशियल में लाना शुरू कर देगी। तो वो कहता है कि एंड द फाइबर, जो आपका फाइबर है, बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन। और वो दोबारा से आपका जो फाइबर है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा अगले स्टिमुलेशन के लिए, अगले उद्दीपन के लिए। एक उद्दीपन तो ये हो गया। द रीपोलराइजेशन पीरियड रिटर्न टू द सेल टू इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। द न्यूरॉन इज नाउ प्रिपेयर टू द रिसीव अनदर स्टिमुलस एंड कंडक्ट इट इन द सेम मैनर। तो कहता जो ये रीपोलराइजेशन जो काम हुआ है वो सेल को उसी रेस्टिंग पोटेंशियल में ले जाएगा लगभग -70 मिलीवोल्ट तक, और उसके बाद जो आपका न्यूरॉन, जो आपकी तंत्रिका कोशिका है, वो दोबारा से तैयार हो जाएगी अगले स्टिमुलस और अगले कंडक्ट को, अपने अगले संदेश को, संचार को सेम मैनर में करने के लिए। सोडियम पंप स्टार्ट वर्किंग टू मेंटेन द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय द एक्सपेलिंग सोडियम एंड इनटेकिंग द पोटाशियम। और जो सोडियम पंप है वो दोबारा से काम करना शुरू कर देगा, वो सोडियम आयन को बाहर भेजेगा और पोटाशियम आयन को अंदर लेगा। द टाइम टेकन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। होता वो समय जिस दौरान रिस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल, जो रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करने में लगा, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेम्ब्रेन इज इनकैपेबल ऑफ रिसीविंग अनदर इम्पल्स। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, इस वक्त के दौरान जब ये काम चल रहा होता है, तो जो आपकी नर्व सेल है वो और किसी अदर इम्पल्स को रिसीव नहीं कर सकती, राइट। नर्व इम्पल्स ट्रैवल हैज एक्शन पोटेंशियल विच पासेस अलोंग एक्सोन हैज़ अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। तो इस तरीके से जो आपकी नर्व इम्पल्स है वो ट्रैवल कैसे करती है? वो ट्रैवल करती है एक्शन पोटेंशियल के रूप में, ठीक। कहाँ पर? अलोंग द एक्सोन के ऊपर। और वो किस तरीके से करती है? एक डीप पोलराइजेशन की वेव की फॉर्म में। समझ आ रही बात? तो आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो एक्शन पोटेंशियल के रूप में किसी भी एक्सोन के अलोंग, मतलब एक्सोन के ऊपर चलती है, वो भी डीपोलराइजेशन के रूप में। द होल प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इज वेरी फास्ट। इट टेक ओनली अबाउट 1 to 5 मिली सेकेंड, ठीक। वो कहता है ये जो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का जो चलने का तरीका है ना, बहुत तेज़ है। मतलब डीपोलराइजेशन फिर रीपोलराइजेशन, टाइम कितना लगता है? 1 से 5 मिली सेकेंड के बीच में। इतनी बात क्लियर होगी? अब आगे देख लेते हैं। ये आपका डायग्राम है। अब ये डायग्राम थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, जो यहाँ वाली बातें वो मैं नीचे कलरफुल डायग्राम भी दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हो।
हो क्या रहा है पहले हम यहाँ देख लेते हैं। कहता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन थ्रू ए एन एक्सॉन इनर सरफेस करंट फ्लो ए टू बी एंड आउटर सरफेस फ्रॉम बी टू ए। तो जो इनर सरफेस करंट फ्लो है वो आपका ए से बी की तरफ और जो आउटर सरफेस है वो बी टू ए है। तो ये ए और ये बी है ना। तो आप पहले डायग्राम को ये दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, देन इसका ले लो। बाद में यहाँ समझाऊंगा, वो आपको रेड वाला आपको समझ में आना चाहिए कि अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनी है वो आपको यहाँ शो हो रही है कि वैसे देखो आप यहाँ बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, यहाँ उल्टा है, बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है। सेम यही कहानी है, दिख रहा है ना आपको, है ना। तो जहाँ बाहर नेगेटिव हो जाए तब सोडियम अंदर जाएंगे, तभी तो गड़बड़ होगी, है ना। तो कहता है कि जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्शन पोटेंशियल एट द साइट ऑफ एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट कब होती है, जब आपके सोडियम चैनल, जब सोडियम अंदर जाने शुरू करती है। यहाँ पर सोडियम अंदर जा रहे हैं दोनों साइड से, दिख रहा है ना। वैसे बाहर क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर और अंदर क्या था, नेगेटिव। यहाँ क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, समझ आ रही बात। अंदर क्या एनाइन प्रोटीन एंड पोटाशियम कंसंट्रेशन अंदर होती है जो ज़्यादा होती है, बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ऊपर का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब बाहर वाले मीडियम में सोडियम आयन कंसंट्रेशन बहुत हाई है और अंदर एनाइन प्रोटीन एंड पोटाशियम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, अब क्या होगा, बहुत तेज़ी से सोडियम आयन अंदर जाना शुरू करेंगे। अंदर जाने से क्या होगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी। तो ये यहाँ नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, अंदर जैसे ही अंदर जाएंगे, अब देखो अंदर जा रहे हैं, ये देखो सोडियम अंदर जाने लग पड़े, तो जहाँ जाएंगे इधर क्या हो जाएगा, पूरे एरिया ये जो जैसे अंदर आए तो ये पूरे एरिया पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिविटी हो गई, बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये एक्शन पोटेंशियल, ये आपका संदेश है। टोटल इतनी जगह में आपका संदेश जा रहा है, समझ आ रही, संदेश जा रहा है। क्लियर होगी बात, समझोगी कि अब देखो, अब होगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन रिवर्स दी पोलैरिटी। अब ये डीपोलराइजेशन में क्या होगा, डीपोलराइजेशन के अंदर आप देख रहे हो, अब ये बाहर पॉजिटिव है तो इस तरीके से आपकी बाहर देखो नेगेटिव आ गया, है ना। तो अब ये डीपोलराइजेशन के अंदर क्या करेंगे, ये एक तो अभी देखो इस डायग्राम में देखो आप, अब ये आगे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ना आगे, और ये वापस पीछे बैक साइड में जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो कंडक्शन है, जो संदेश है, वो आगे चलता चला जाएगा, ठीक। इतनी क्लैरिटी समझ आ गई। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम साल्टेटरी कंडक्शन। क्या होता है साल्टेटरी कंडक्शन, कहता है साल्टेटरी कंडक्शन अकर ओनली इन द माइलिनेटेड एक्सॉन। साल्टेटरी कंडक्शन वही होता है जहाँ पर आपका जो एक्सॉन है वो माइलिनेटेड है, मतलब उस पर कवरिंग चढ़ी हुई है। माइलिन शीथ इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर दैट इनिबिट द एक्सचेंज ऑफ द आयनिक ट्रांसपोर्टेशन। वो कहता है जो माइलिन शीथ होती है ना, वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होती है, मतलब वो प्रतिरोध करती है, इनहिबिट उसके ऊपर आप आयनिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, है ना। इनहिबिट दी एक्सचेंज ऑफ आयनिक ट्रांसपोर्टेशन। सो आयनिक एक्सचेंज अकर ओनली एट द नोड ऑफ रेनवियर। वहाँ पर जो आयनिक एक्सचेंज होगा वो सिर्फ किस पॉइंट पर होगा, नोड ऑफ रेनवियर पर। कहाँ पर होगा, नोड ऑफ रेनवियर। कहता है साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होता है, इन ए माइलिनेटेड नर्व फाइबर द इम्पल्स जंप वन नोड ऑफ द रेनवियर टू द अदर, दिस इज कॉल्ड द साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। मतलब क्या है, अब आपकी ये जो देखो ये नीचे अंदर वो क्या है, ये एक्सॉन है, ये क्या है, एक्सॉन है ना। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप डायग्राम में देख सकते हो। ये आपका एक्सॉन है, ये जो पाइप है ये क्या है, आपका एक्सॉन, है ना। इसके ऊपर कवरिंग चढ़ी है जैसे,
ये चौड़ी, ये इसके ऊपर जैसे तार के वायर, हमारे पास घरों में जो तार होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरेज, वायरिंग के ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है ना, उसी तरीके से। ठीक है, तो कहता है ये जो, इसकी वजह से कहते हैं ये जो माइलिन, ये क्या होती है, किसी भी जो हमारा आयनिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नहीं कर सकता, यहाँ से नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पर होगा रेनवेयर नोड के ऊपर। तो इसलिए ये जंप करके जाते हैं, ये यहाँ से ये सॉलिडरिटी कंडक्शन होगा, जंप करके जाएगा, कि जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ द रेनवेयर टू द अदर नोड, इसलिए से कहते हैं सॉलिडरिटी कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिनेप्सिस एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, कि कैसे सिनैप क्या होता है और ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, कैसे एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल के बीच में कैसे संदेश पास होता है, कैसे। तो वो कहता है एक सिनैप कितने किसके इक्वल होती है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है, ये एक डायग्राम आपका। तो कहता है कि एक सिनैप का मतलब क्या होता है, एक सिनैप का मतलब होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और अगली जो मेम्ब्रेन है तीसरी वाली पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो देखो ये लिखा हुआ है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये वाली जो इस एक्सॉन के टर्मिनल एंड की है, ये वाली मेम्ब्रेन। तो मतलब कोई भी केमिकल, कोई भी इंपल्स होगी पहले इसको क्रॉस करेगी, उसके बाद बीच में ये जो गैप है उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उसके बाद ये तीसरी मेम्ब्रेन उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, सिनेप्स। क्या बनाती है, सिनेप। क्या बोल रहे हैं कि टीलोडेंड्री ऑफ द वन न्यूरॉन फॉर्म सिनेप विद डेंड्रोन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो कहता है कि जो टीलोडेंड्री होता है किसी एक न्यूरॉन का, वो सिनेप बनाता है विद डेंड्रोन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन के साथ। तो ये आपका एक्सॉन है, ये एक्सॉन का टर्मिनल पॉइंट है, ये सिनेप्टिक वेसिकल है जिसमें कोई भी केमिकल हो सकता है, और ये आगे क्या है इसके रिसेप्टर्स है। तो डायग्राम शोइंग दी एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स, और ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो सिक्रीट हो रहा है। तो कहता है कि डेफिनेशन, इट इज़ द जंक्शनल रीजन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो कहता है ये क्या होता है, न्यूरो आपका क्या होता है, जंक्शनल रीजन होते हैं। जंक्शनल रीजन मतलब जहाँ पर दो आपस में मिल रहे हैं, बिटवीन टू न्यूरॉन, एक नीचे न्यूरॉन एक ऊपर है, उनके बीच में ये आपका पॉइंट बन रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो कहता है कि इट इज़ अ जंक्शनल रीजन, ये जहाँ पे जंक्शन है वो मिल रहे हैं, रीजन है बिटवीन दी टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में, वेयर इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, जहाँ पर एक न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन के पास भेजा जाए। अब कलरफुल डायग्राम देख लो, ये कलरफुल डायग्राम है। तो ये आखिरी हिस्सा है, टर्मिनल एक्सॉन का एंड है, और चीज़ों को ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वेसिकल है, गुहा है, जिनके बीच में केमिकल भरा हुआ है, धीरे धीरे पास में आएंगी, दीवार के साथ चिपकेंगी, और अपने पास जो भी चीज़ें पड़ी इनको बाहर उड़ेल देंगी। ये बीच में जो गैप है इसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और आगे है फिर दूसरी जो आपकी अगले वाली जो एक्सॉन है उसकी मेम्ब्रेन है। तो उसके ऊपर ये क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स, जो इनके ये जो केमिकल है इनकी बात को पकड़ के अंदर भेजेंगे, कि मतलब क्या बात है उसको, उस चीज़ को ये अंदर लाएंगे। ठीक है, ये रिसेप्टर है उस चीज़ के। तो क्या क्या बात कर रही है, इसको देख लेते हैं हम। कहता है कि टीलोडेंड्रिया मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो टीलोडेंड्रिया मेम्ब्रेन होती है, टीलोडेंड्रिया मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। किसे कह रहे हो आप, प्री सिनेप्टिक, जो टीलोडेंड्रिया मतलब ये जो आपका एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है टीलोडेंड्रिया, इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्रोन ऑफ द अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड द पोस्ट। अगले वाले का क्या बोलेंगे, पोस्ट, पहले वाले को प्री, अगले वाले को पोस्ट। बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अ स्पेस, ये बीच में जो खाली स्थान है उसे कहते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो बीच में जो खाली स्थान है, ये पूरा जो गैप है, इस गैप को क्या बोल रहे हैं आप, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शन, वो जंक्शन के थ्रू जाती है, उसे कहते हैं सिनेप। देर आर ऑफ टू टाइप ऑफ द सिनेप्सिस, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप एंड द केमिकल सिनेप। वो कहता है दो टाइप के सिनेप्स हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक वाला है या केमिकल है। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दिस सिनेप्सिस। कहता है अगर इलेक्ट्रिक सिनेप है तो इसमें ये बहुत क्लोज होंगे आपस में, जो बीच में गैप है बहुत कम होगा, और जो वो आयंस मतलब ऊपर पर वो इसके ऊपर चलेगा और डायरेक्ट इसके पास आ जाएगा।
ठीक। तो कहता है कि देर आर टू टाइप ऑफ द सिनेप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप होती है उसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं प्री और पोस्ट, वो आपस में बहुत क्लोज होती हैं। ईच इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन, वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास चला जाएगा अक्रॉस दिस स्नैप्स, इस स्नैप को क्रॉस करता हुआ। ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल स्नैप इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन। तो ये जो ट्रांसमिशन आप देख रहे हो कि किसके बीच में, जो इलेक्ट्रिकल स्नैप जब चलती है, इलेक्ट्रिकल स्नैप्सिस के टाइम ये जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे किसी एक सिंगल एक्सॉन के ऊपर जैसे इम्पल्स चलती है। मतलब आए जैसे अभी अपने ऊपर पड़ा कि भाई वो जैसे जैसे बाहर की तरफ जो आपका डीपोलराइजेशन होती चली जाएगी तो आपका मैसेज आगे आगे चलता चलेगा। लेकिन आगे क्या बोलता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इन द इलेक्ट्रिकल स्नैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द अक्रॉस ए केमिकल। जो केमिकल स्नैप के बजाय जो इलेक्ट्रिकल स्नैप होता है वो ज़्यादा फास्ट तेज़ी से होता है। इलेक्ट्रिकल स्नैप आर रेयर इन दी आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम में बहुत, जो इलेक्ट्रिकल स्नैप है वो हमारे सिस्टम में बहुत रेयर होता है। केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स एट ए केमिकल सिनेप्सिस। और हमारे जो जहाँ पर केमिकल यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो केमिकल सिनेप्स में यूज़ होते हैं। व्हेन द एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इट बिकम्स परमिएबल फॉर कैल्शियम आयन। वो कहता है जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ना, कहाँ पर? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, है ना, तो इट बिकम परमिएबल फॉर कैल्शियम, तो वहाँ पर कैल्शियम आयन इजीली अंदर जा सकते हैं। समझ आ रही बात? वहाँ पर कैल्शियम आयन जो है वो, तो जो कैल्शियम है वो कहता है जब कभी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा ना प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो क्या है, वो परमिएबल हो जाएंगे कैल्शियम आयन के लिए। कैल्शियम आयन एंटर इन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड वेसिकल बस्ट ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द सिनेप्टिक लेफ्ट। और क्या होगा? ACH यानी कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है जो भी उसके अंदर भरा हुआ है, यानी कि ACH की फुल फॉर्म क्या होती है? एसिटाइल कोलिन। क्या होती है? एसिटाइल कोलिन। ठीक। ये जो एसिटाइल कोलिन है रीचेज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बाया सिनेप्टिक लेफ्ट एंड बाइंड टू द रिसेप्टर, इट डेवलप द एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये क्या डेवलप कर देगा? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप कर देगा, जिसे कहते हैं EPSP, डेवलप ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेटेड चैनल। हुआ क्या? वो कह रहा है कि जैसे ही ये जो आपकी मेम्ब्रेन है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जैसे ही क्या हुई आपकी, इस पे एक्शन पोटेंशियल आया ना, क्या हुआ? जैसे इसके ऊपर क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो इसकी मेम्ब्रेन ना क्या हो जाएगी? इसकी मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल हो जाएगी कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम आयन होंगे बाहर, वो कैल्शियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे कैल्शियम जब अंदर आएंगे तो वो इसके साथ लगेंगे, और जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आएंगे ना तो ये सारे के सारे फूट पड़ेंगी, और अपने अंदर जितना भी केमिकल भरा हुआ है ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन, वो सब बाहर उड़ेल देंगी, और उनके रिसेप्टर लगे हैं पोस्ट सिनेप्टिक इसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक। तो इसके ऊपर लगे हुए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, तो वो सब इसके साथ चिपक जाएंगे, और यहाँ चिपकते ही जैसे आपकी ये केमिकल यहाँ चिपकेंगे तो ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा? EPSP यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है ना, एक नया चार्ज उत्पन्न हो गया इसके ऊपर। और उसके साथ साथ क्या होगा? ESP क्या कर देगी? विकसित कर देगी, डेवलप कर देगी ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम गेटेड चैनल। तो कहता है कि ये जो ESP डेवलप ड्यू टू दी ओपनिंग ऑफ सोडियम गेटेड चैनल, तो ये सोडियम गेटेड चैनल की वजह से हुआ। कहता है कोलिन एस्ट्रियस एंजाइम इज फाउंड इन द सिनेप्स। कहता है सिनेप्स पर आपको कोलिन एस्ट्रियस एंजाइम मिलेगा। दिस एंजाइम डिकम्पोज दी एसिटाइल कोलिन इंटू कोलिन एंड एसिटिक एसिड। ये जो कोलिन एस्ट्रियस है ये इसको तोड़ देगी कोलिन और एसिटिक एसिड में। इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू दी इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। कहता है कि फिर क्या होगा? एक इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होगा। क्यों? इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की वजह से। अंडर सच स्टेट पोटाशियम फ्रॉम द पोस्ट सिनेप्टिक सेल बिगन टू कम आउट इफ्लक्स, और क्लोराइड बिगन टू एंटर द प्रोड्यूसिंग हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो उससे क्या होगा? बहुत सारे पोटाशियम आयन जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, और जो क्लोराइड आयन है बिगन टू एंटर प्रोड्यूसिंग दी हाइपरपोलराइजेशन, वो हाइपरपोलराइजेशन कर देंगे ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की। न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर
यानी GABA bind the postsynaptic membrane to open the chloride gated channel and hyperpolarization of the neuron occurs. Now the potential called the inhibitory postsynaptic potential and further nerve conduction is blocked. तो अब क्या होगा, जो आपकी जो न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, एक होता है GABA, ये क्या होता है इनहिबिटरी मतलब रोकने वाला, ये जुड़ जाएगा विद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। उसकी वजह से क्या होगा, जो क्लोराइड गेटेड चैनल है वो सारे ओपन हो जाएंगे और हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी न्यूरॉन की। अब क्या होगा, नाउ द पोटेंशियल इज कॉल्ड इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, और जब ये उत्पन्न हो जाएगा ना IPSP, उससे जो नर्व कंडक्शन है वो ब्लॉक। अब कोई चीज़ आप यहाँ से मानिए ये ब्लॉक हो गई, अब ये जो संदेश लेना था वो ले लिया, उसके बाद ये ब्लॉक हो गई। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आपका कोई संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है। चलिए अगली बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा है रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है? डेफिनेशन की बात करें, कहता है रिफ्लेक्स एक्शन आर दी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द मार्शल हॉल। मार्शल हॉल ने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया था। कहता है रिफ्लेक्स एक्शन आर ए स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन विच आर कंप्लीटली वेरी फास्ट क्विकली हैज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एक्शन एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर। कहता है जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो अचानक से होता है, वो अपने आप होता है, और इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, और बड़ी तेज़ी से कंप्लीट होता है, और ये इतना तेज़ होता है कि जितनी जो हम नॉर्मल काम करते हैं उससे बहुत तेज़ होता है। एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स, और ये एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स है जो जिसे कौन उत्पन्न करता है, स्टिमुलेटिंग बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर। हमारे अंदर कुछ स्पेसिफिक संवेदांग लगे होते हैं जो इसको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कहता है अ सडन विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट विच कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड और pointed or scarsy or poisonous animal in response to peripheral nervous stimulation that occur involuntary without the conscious effort and require the involvement of a part of central nervous system is called the reflex action। वो कहते हैं ये जो है ना, यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, जैसे माना कि मैं आप कोई किचन में खड़े हो और आपकी मम्मा खाना बना रही हो, और आप देख नहीं रहे हो, आप बिना मतलब आप कहीं और देख रहे थे, लेकिन आपके जो हाथ है या आपके कोई बॉडी का पार्ट है जो आपकी वो कढ़ाई से टच हो गया, कढ़ाई गर्म होती है, और जैसे ही उससे टच हुए तो आपने एकदम से अपने आप को हटाया वहाँ से, देखा भी नहीं उस जगह को, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बिना देखे आपकी बॉडी ने वहाँ पे काम किया है ना, माइंड को तो पता ही नहीं था कि आप देख रहे हो। कहते हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड स्पाइन, और इसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल रिफ्लेक्स और स्पाइनल रिफ्लेक्स, इसे कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स और स्पाइनल रिफ्लेक्स। The reflex action are also conditional or unconditional according to the requirement of the previous experience। तो कहता है जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी होता है अकॉर्डिंग टू की रिक्वायरमेंट कैसी है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंप्लीट इन द फॉलोइंग पाथवे ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज ए रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोल रहा है वो कि वो कहता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है कंप्लीट इन द फॉलोइंग पाथवे, वो जो कंप्लीट हो रहा है वो नीचे हम देख रहे हैं उसमें उस पाथवे के अकॉर्डिंग होगा। और फॉलोइंग पाथवे ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज ए रिफ्लेक्स आर्क, और इससे हम कंप्लीट को क्या बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्स आर्क की, द पाथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, जो जो जिस रास्ते से ये सारा काम निपटता है, मतलब पूरे जो ये जिस रास्ते से जाता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इसका अपना डायग्राम भी देखोगे, ये नीचे डायग्राम बना हुआ है, इसकी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ आपको एक हथौड़ा पड़ा, आप देख नहीं रहते, हथौड़ा पड़ा तो पड़ते ही क्या हुआ, आपने अपना पैर ऊपर करोगे ना, लगेगी जब, तो झटके से काम होगा। तो यहाँ जैसे आपने मारा तो यहाँ पे रिसेप्टर होंगे इस दर्द को या इस आवाज़ को ये रिसीव करने वाले, वो आगे जाएगा, ये जाने वाली कंडीशन है, ये वापस आने वाला क्या होने वाला है, ये हम सब पढ़ेंगे अभी, देखना। ठीक, तो इसमें उसने क्या बोला कि पाथ में क्या होगा कि पहले तो होगा स्टिमुलस, आपको उद्दीपन दिया जाएगा, वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है स्टिमुलस, है ना। उद्दीपन जो है मतलब जब आपको हथौड़े से मारा गया तो वो मारना एक आपको उद्दीपन दिया जा रहा है ना, फिर उसमें उसको रिसीव कौन करेगा, उस पेन को या जो भी चीज़ होगी, रिसेप्टर लगे होंगे संवेदांग, आ सेल टिश्यू ऑर्गन विच रिसीव एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। तो वहाँ पर कोई सेल या कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन होगा जो उस चीज़ को रिसीव करेगा। हाँ, वो चाहे एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल, तो उसके लिए स्किन वो ऐसा काम कर सकती है, आई या ईयर,
वो रिसीव करेंगे, उसके बाद वो आगे भेजेगा उसे सेंसरी और एफरेंट नर्व के पास। तो सेंसरी और एफरेंट नर्व टेकिंग सेंसरी इम्पल्स जनरेट बाय द रिसेप्टर टू CNS, तो वो उसे आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाएगी। मे बी उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाए या ब्रेन के पास ले जाए। मोटर और इफरेंट नर्व फाइबर्स, अब वो वापस उसको इस नर्व की हेल्प से वापस भेजेगा, कैरी मोटर इम्पल्स जनरेट CNS टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। अब वो मोटर इम्पल्स को वापस भेजा है CNS ने इफेक्टर ऑर्गन के पास जहाँ उसे काम करवाना है। तो इफेक्टर जो है आपका वो मे बी ऑर्गन हो सकता है मसल ग्लैंड विच ऑन बीइंग दी एक्टिवेटेड प्रोड्यूस वर्क और सब्सटेंस इन दी रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब जो उसने समझाया, उसको जो संदेश भेजा है, अब उस इफेक्टर के पास पहुंचे, तो चाहे वो किसी ऑर्गन के पास जा सकता है, मसल के पास जा सकता है या किसी ग्लैंड के पास, कि भैया अब आपने क्या करना है, क्या वो कुछ काम करना है वहाँ पे या कोई सब्सटेंस को सिक्रीट करना है, जो भी है। बाद में रिस्पॉन्स निकल कर आएगा, आप या तो मूवमेंट करोगे, भागोगे वहाँ से, या हाथ को हटाओगे या कुछ भी, या सिक्रीशन करोगे या अपने बिहेवियर में कोई चेंज लाओगे। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये आपका डायग्राम है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन द रिफ्लेक्स एक्शन शोइंग दी नी जर्क रिफ्लेक्स, तो यहाँ आप शो कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या, उस यहाँ से चला मसल स्पेंडल, वो रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं, वो अपना सारा संदेश एफरेंट पाथवे के थ्रू, जो आपकी एफरेंट नर्व उसके थ्रू कहाँ पहुँचेगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, चाहे वो ब्रेन हो सकता है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन यहाँ पहुँच गया। उसके बाद वो सारा मैसेज पढ़ के उसे मोटर न्यूरॉन को देंगे, फिर इफरेंट पाथवे के थ्रू वो पहुंच जाएगा आपकी मोटर एंड प्लेट इफेक्टर्स के पास, और ये आपकी इस जो मसल्स को क्या बोलेंगे, भाई पैर पीछे करो, तो आप अपने पैर को ऊपर उठाओगे, जैसे हथौड़ा पड़ा आपका पैर ऊपर हो गया। ये जो काम था ये इन्होंने काम करवाया। समझ आ गई बात। चलिए अब हमारा लास्ट पॉइंट है डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि कौन कौन सी हमारे जो तंत्र है उसकी बीमारियाँ कौन कौन सी है। कहता है एक होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या चीज़ है, ये भी एक बीमारी है। इज ए कंडीशन ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन विच मे बी लीड टू द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डैमेज। कहता है स्ट्रोक एक वो कंडीशन है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए ब्रेन को, उससे क्या होगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डैमेज हो सकते हैं। द डैमेज टू अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल इन द ब्रेन इज ऑफन ड्यू टू द इंटरप्टेड ब्लड फ्लो कॉज बाय द ब्लड क्लॉट और ब्लड वेसल ब्रस्टिंग डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इज डैमेज। अ स्ट्रोक कैन कॉज कोमा, पैरालिसिस, स्पीच प्रॉब्लम्स और डिमेंशिया। तो इसमें क्या हुआ कि डैमेज, चाहे वो आपकी जो तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल उनमें कुछ डैमेज हो जाए, तो ब्रेन या उसमें ब्लड फ्लो, इंटर ब्लड का जो फ्लो है वो सही से नहीं जा रहा, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के क्लॉट बन जाए या ब्लड की सेल जो वेसल्स है, वाहिकाएं, वो फट जाएँ, तो उससे ब्रेन में काफ़ी डैमेज होगा और आप कोमा हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपको बोलने में दिक्कत आ सकती है, डिमेंशिया हो सकता है, ठीक। दूसरा रोग है हाइड्रोसिफेली। ये क्या होता है, इज अ इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ द cerebrospinal fluid CSF inside the brain that can be result in the increase the pressure, often the result of a disturbance obstruction in the normal CSF circulation or the overproduction of CSF। तो हाइड्रोसिफेली क्या होती है, जब आपकी ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF, वो अचानक से उसकी क्वांटिटी बढ़ने लग पड़े, और उससे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और क्या होगा, जो उसका परिणाम क्या रहेगा कि डिस्टर्बेंस होगी आपके CFS के सर्कुलेशन में या ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, राइट। अगला है मेनिंगिटिस, रेफर टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीनिंग्स रिजल्टिंग इन सर्व हेडेक, वॉमिटिंग, पेन एंड स्टिफनेस इन द नेक। कॉज ऑफ द मेनिंगिटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया वर्सेस कौन कौन है वो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और निसेरिया मेनिंगिटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। तो ये इनकी वजह से आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, जलन हो जाएगी, आपको हेडेक रहेगा, वॉमिटिंग होगा, पेन होगा, नेक में दर्द रहेगा। नेक्स्ट है इंसेफेलिटिस, ये जलन है ब्रेन के अंदर ही होती है। इट्स अ सिम्टम इंक्लूडिंग दी लेथार्जी, फटीगनेस और ड्रोवसनेस, मतलब आपके अंदर आलस आएगा, थकावट हो जाएगी आपको। एक होती इपेल्सपी, ईपेल्सपी हैपन व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज़ नॉट नॉर्मल, जब आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से आपका ब्रेन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, ठीक। तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो ये आपके डिसऑर्डर्स हो गए। तो आज हमने अपना जो अपनी थर्ड यूनिट है कंप्लीट सॉर्ट आउट कर दी है। अब हम अपनी कल को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपनी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।